आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। मेरे साथ अब पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं अब्दुल बासित साहब, जो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे। और बासित साहब ऐसे लोगों में से हैं जो हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को बराबर जानते हैं। बासित साहब का बहुत बहुत स्वागत है। ये हिंदुस्तान के भीतर आतंकवादी वारदात करवाना, बेगुनाह लोगों को मरवाना, और फिर आपके मुल्क में आपकी हुकूमत का ये कहना कि मोदी साहब आ जाते तो बड़ा अच्छा था, ये विदेश मंत्री क्या मोदी साहब अच्छे थे, आते दोनों देशों के बीच में रिश्ते बेहतर हो जाते। रिश्ते बेहतर करने की अचानक याद आपको आ गई है। बेहतर तो जब हम करना चाहते हैं कुछ ना कुछ हमारे साथ हो ही जाता है, तो अचानक ये रिश्ते बेहतर हो जाएं, ये कैसे आपको याद आ गई? आप करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं सर आप। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने चैनल पे लेने का। अचानक तो नहीं हुआ। अब पिछले 5 साल से हम डेडलॉक की सूरत हाल में हैं। और ये डेडलॉक पहला डेडलॉक नहीं है, इससे पहले भी लॉक जैम्स आते रहे, ग्रिड लॉक्स होते रहे। लेकिन हम हमेशा कोशिश करते रहे कि उन डेडलॉक्स को तोड़ें। मेरे लिए, और चूंकि डेडलॉक कोई भी परमानेंट नहीं होता, बहरहाल उससे टूटना होता है, कहीं ना कहीं दोबारा इंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा अहम बात यह है कि डेडलॉक अगर हम तोड़ रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, भारत क्या अचीव करना चाहता है और पाकिस्तान क्या अचीव करना चाहता है। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली, उसके अलावा भारत की एक पोजीशन है। सर तो किस तरह मामलात को आगे लेकर बासित चल। साहब मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये स्टैंड ऑफ टूटने की बात कहां से आ गई? हम तो बर्फ पिघलने की बात कह ही नहीं रहे। आपके ये आतंकवादी वारदात आपके यहाँ से ऐसी होती हैं, हमारे यहाँ के लोगों का खून करेंगे आप। हम सवाल ये है कि बंदूक और बात दोनों साथ साथ नहीं चल सकते सर ना। हम लगातार कहते रहे कि जब तक आपके हाथ में बंदूक है, आतंकवादी आप भेजते रहेंगे, आपसे बात नहीं होगी। बात की कोई गुंजाइश तो बनती नहीं सर। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। आई वुड बी ग्लैड कि अगर भारत जो है इसी पोजीशन पे कायम रहे और पाकिस्तान हम भी कायम अपनी हैं सर। पोजीशन पे कायम रहे कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात जो गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं हमारे नुक्ता नज़र से, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें उनके खिलाफ है, शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ है, तो जब तक भारत वापस नहीं लेता, हम सर इंगेजमेंट नहीं कहाँ करेंगे। यूएन सिक्योरिटी तो काउंसिल? हमारी तरफ से भी एक पोजीशन है, आपकी जाने से ही पोजीशन है। तो अब बीच का रास्ता क्या निकलता है, आई डू नॉट नो। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा, डेडलॉक भारत टूटते हैं और फिर इंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन मैं इस वक्त अपनी हुकूमत को यही मशवरा दूंगा कि जल्दबाजी से काम न ले, स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो करे, और कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए इस डेडलॉक को बासित तोड़ने साहब, में। क्योंकि अगर आपकी हमने वही हुकूमत, चीज़ें। आप उनसे मशवरा कीजिए, उनकी राय क्या क्या होती है ये उनकी है सर। ये आप सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, शिमला एग्रीमेंट की बात करते हैं सर। ये 70 के दशक और 50 के दशक की बात, मैं आज 2024 की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं, कश्मीर के लोग 60% से ज़्यादा लोग विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेते हैं, 58% से ज़्यादा लोग लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेते हैं। कश्मीर यहाँ के लोकतंत्र का हिस्सा है। और सर हमने तो आपके साथ जब किया, मोदी जी उतरे अफगानिस्तान से, आपके यहाँ गए, नवाज शरीफ साहब के यहाँ गए, बदले में हमको क्या मिला? पठानकोट उड़ी मिला। वाजपेयी साहब गए लाहौर, बदले में हमको करगिल मिला। तो आप तो लगातार छुरा भोंकते रहते हैं सर। तो यकीन तो नहीं है ना आपके साथ, बात कैसे करें? कोई गुंजाइश बनती नहीं। नहीं, रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि बाहमी एतमाद ही नहीं है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कोई एतमाद नहीं है। तो ये उस वक्त तक, और उसकी बुनियादी जो वजह है वो दहशत गर्दी, या क्योंकि दहशत गर्दी तो हमारा भी इशू है, हमें भी कुछ कंसर्न्स हैं भारत को लेकर। तो असल वजह तो जो है तनाज़ा, तो वो जम्मू और कश्मीर का है। 1947 से लेकर अब तक आप देख लें कि जम्मू और कश्मीर की वजह से हमने जंगी लड़ी। कारगिल अगर हुआ तो भी जम्मू और कश्मीर की वजह से है। और अगर भारत ने 1984 में सियाचिन पे कब्जा किया तो भी जम्मू और कश्मीर की वजह से है। तो तमाम बातें जो आती हैं वो जम्मू और कश्मीर पे आके रुक जाती हैं।
तो इस वजह से मेरा तो यही ख्याल है कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होगा, बाकी तो सारे पेरिफेरल इश्यूज हैं, चाहे वो इंडस वाटर स्फीति का हो, बाकी भी जो चीज़ें हमारी हो रही हैं, सर क्रीक हो, और ये बहुत से इश्यूज हैं, उसकी असल जड़ जो है वो जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है। तो जब तक वो हल नहीं होता, और भारत क्योंकि अब भारत ने इस सारी कश्मीर इक्वेशन को बहुत बासित साहब, मुश्किल बना दिया। आप सीजन डिप्लोमेट हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। जम्मू कश्मीर का जो पूरा मामला है वो पाकिस्तान के दायरे में जाकर के खड़ा होता है। जिस रियासत ने, जम्मू कश्मीर की रियासत ने, राजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ जो एक्सेशन किया, वो एक्सेशन कहता है कि एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। पूरी रियासत भारत के साथ विलय करके लिए आई थी। जो कब्जा है वो पीओके का है। अगर कश्मीर पे बात होगी तो पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की बात होगी। हम पीओके की बात करेंगे, ना कि जम्मू कश्मीर की। आप, हिंदुस्तान का स्टैंड बहुत साफ है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न हमारे साथ नहीं है। बेसिकली आप बार बार उसको विवाद में खींचते हैं, लेकिन हम स्टैंड के लिहाज से बहुत साफ हैं। नहीं, आपका स्टैंड क्लियर है तो हमारा भी स्टैंड बड़ा क्लियर है। भारत खुद ही लेकर गया था इस मसले को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यकम 1 जनवरी 1948 को भारत ने जो बेशुमार करारदादें हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसके उस पर एग्री किया कि वो प्लेबिसिट होल्ड करेगा जम्मू और कश्मीर में। तो हमने तो नहीं भारत से कहा था कि आप यूएन जाइए और उन करारदादों पे इत्तेफाक कीजिए। तो ये तो 1 जनवरी सर, 1948 में बात कर रहा हूँ। आप, दरअसल दिक्कत ये है ना बासित साहब, कि पाकिस्तान जिस दौर में खड़ा है वो 50 के दशक के दौर में खड़ा है। मुल्क भी वहीं खड़ा, उससे आगे बढ़ा नहीं, और आप सबों की सोच भी वहीं खड़ी। आप प्लेबिससिट की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव की बात करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि 60% ज़्यादा लोगों ने विधानसभा में वोट दिया है, लोकसभा के लिए 58% ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है। आपका जो कश्मीर का हिस्सा आपके कब्ज़े में है, वहाँ के हालात लगातार ख़राब होते चले गए। वहाँ के लोगों को इस बात की तकलीफ़ रहती है कि हम कैसे पाकिस्तान में रह गए। वहाँ की आवाज़ें अब आती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, तो वो आवाज़ें हम तक पहुँचती हैं। हम भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर, दोनों में कितना बुनियादी फ़र्क है। आपने वहाँ नर्क बना दिया, ये सच्चाई तो है ना सर? वो तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें देखिए तो वो में भी वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जो इंतखाबात होते हैं वो प्लेबिससिट का नेमुल बदल नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंतखाबात जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में होते हैं, हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में होते हैं, वो सर क्या नेमुल बदल होते हैं नहीं है वहाँ, हम लोग कि जानते हैं जो ना हक़ सर। खुद इरादियत है कश्मीरियों का, उससे आप जान छुड़ा लें। पाकिस्तान भी जान नहीं छुड़ा सकता और आप भी नहीं छुड़ा सकते। ये कहना कि जी इंतखाबात हो गए, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इससे पहले भी लोग पार्टिसिपेट करते रहे, बल्कि इस इंतखाबात ने तो बड़े वाज़ेह तौर पे एक बयान दे दिया है कि जी जो जम्मू और कश्मीर का मुसलमान है, टू नेशन थ्योरी री इन्फोर्स हो गई एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। अगर आप देखिए कि किस तरह मुसलमानों ने एक पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए, और हिंदुओं ने, जो नॉन मुस्लिम लोग थे, उन्होंने बीजेपी को वोट दिए। और जो आरएसएस का एक पुराना आइडिया था हिंदुत्व का, जो सवारकर ने पेश किया 1923 में, अगर आप उसको देखिए तो बिल्कुल ये वाज़ेह हो जाता है कि जम्मू और बासित कश्मीर में साहब, जो सर, अभी सर, आप डिप्लोमेट हैं, लेकिन आपने अजीब डिप्लोमेसी खेली है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी को घाटी के भीतर भी अच्छा खासा वोट मिला है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज, 33% से ज़्यादा वोट बीजेपी के हिस्से में। सर, जम्मू कश्मीर के अवाम ने घाटी के भीतर भी बीजेपी को वोट दिया है। सीटों पर मत जाइए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, यह दोनों गठबंधन था जिसको वहाँ वोट मिला है। लेकिन लोकतंत्र में यही होता है, वोट परसेंटेज पर जाएंगे तो बीजेपी बेहतर है सर। हमारे यहाँ स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में बातचीत कैसे तो होगी अगर सर? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू और कश्मीर, आपका जो भी आइडिया हो, आप 22 फरवरी 1994 की पार्लियामेंट की जो आपकी करारदाद है उसका हवाला दे रहे हैं, तो फिर भी जम्मू और कश्मीर का एक तनाज़ा तो है ना। आप उसको जिस तरह भी देखते हो, हम जिस तरह भी देखते हो, वो तो एक अलग बात है। तो कहीं ना कहीं आके हमने उसको सेटल तो करना है। अगर आप समझते हैं कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है वो आपका हिस्सा है, तो फिर भी तो है, बात तो करनी है ना इस मसले को सॉल्व करने के लिए।
तो सबसे पहले हमें इसी मसले पे तनाज़े पे बात करनी है। जब ये तनाज़ा हल हो जाएगा आपके, हमारी और कश्मीरियों की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक, तो फिर सारे मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप एक तरफ कहते हैं कि जी हमने आज़ाद जम्मू और कश्मीर भी आपसे लेना है, और फिर आप कहते हैं कश्मीर कोई मसला भी नहीं है, तो हमारी समझ में तो ये बात आती नहीं है। फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि बहरहाल आपकी जो भी पोजीशन हो और पाकिस्तान की जो भी पोजीशन हो, आप कहते हैं कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर भी आपका हिस्सा है, हम कहते हैं कि जी नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक प्लेबिसिट होना चाहिए। तो एक इख्तलाफ तो पैदा हो गया ना। अब इसी को सॉल्व करने के लिए मैं कहता हूँ कि हमें यकजा होना पड़ेगा, बैठ के पहले इस तनाज़े को हल करना पड़ेगा, बाकी तो सारे इश्यूज खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि भारत की जो पोजीशन है उसमें इतनी इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि समझ में नहीं आती कि किस तरह भारत इस ताल्लुक को, बासित पाकिस्तान साहब, इंडिया के पोजीशन इंडिया ताल्लुकात की को आगे बड़ी लेकर साफ चलेगा। है। हमारे आप यहाँ तो तो समझते पोजीशन बड़ी हैं, वाज़ेह है। समझदार हैं। इंडिया बार बार ये कह रहा है कि जब तक आपकी गोली चलेगी तब तक बात नहीं होगी। ये दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगी। दिक्कत आपके यहाँ ये भी है कि बात किससे की जाए, जो हुकूमत है उससे बात की जाए, या जो आपकी इंतज़ामिया है फोर्स उससे बात की जाए, या कट्टरपंथी हैं उससे बात की जाए। आपके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ता तो ख़राब इमरान खान ने कर दिया। उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ ऐसे बयान दे दिए कि उनको बात बुरी लग गई। तो इमरान खान को आपके प्रधानमंत्री घसीट लें, प्रधानमंत्री इमरान खान आए तो आपके पीएम को घसीट लें, फॉर्मर पीएम को। तो आपके यहाँ इतने सेंटर्स हैं, बातचीत किससे की जाए, किससे की गई बातचीत आगे भी काम करेगी पता ही नहीं चलता है। नहीं, ये तो हमारे इंटरनल मामलात हैं, और सियासत में आप जानते हैं कि आपके यहाँ भी कांग्रेस कुछ बात करती है, बीजेपी कुछ बात करती है। तो ये तो सियासतदान ये चीज़ें करते रहते हैं, तो इससे रियासतों की जो पॉलिसीज़ है वो तब्दील नहीं हो जाती। आपके यहाँ भी मैं बहुत सी स्टेटमेंट्स आपको बता दूंगा कि आप लोग कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुबह शाम बीजेपी इलेक्शंस के दौरान आप लोग क्रिटिसाइज़ करते रहे कि आप पाकिस्तान की पॉलिसीज़ परसू कर रहे हैं। तो ये बातें, कोई इसको इतना सीरियसली मत लें आप, ये बातें होती रहती हैं। लेकिन असल मामला ये है कि अगर दोनों ममालिक ने आगे बढ़ना है, तो मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि जम्मू और कश्मीर बुनियादी डिस्प्यूट है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। बाकी जो चीज़ें हैं ये पहले भी होती रही हैं, पहले भी हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते रहे हैं, पहले भी हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाते रहे हैं, लेकिन मामला आगे बढ़ते नहीं हैं। हमारे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं ये नहीं कह रहा। और हमेशा सफारतकारी में कंप्रोमाइज़ होते हैं। भारत, चूँकि इस वक्त भारत ने ये सारा मामला ख़राब किया है कश्मीर पे, तो अब बुनियादी जिम्मेदारी भारत ही की है कि वो इस डेडलॉक को तोड़े और कश्मीर पे बात करे। बाकी सारे तनाज़ात, ये क्रिकेट वगैरह, ये सारी फरोई बातें हैं, पेरिफेरल बातें जहाँ तक मेरा ताल्लुक है। बासित मैं तो साहब, समझता हूँ कि ये चीज़ें हिंदुस्तान अगर इस बड़ा पर नहीं मुल्क चलनी है। है तो फिर ख़ास सर बेसिस की सुनिए ना, ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान आपकी। बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि वो बात शुरू करे। आप आतंकियों को पास अपने यहाँ पालेंगे, ये हाफिज़ सईद आपके यहाँ रहेगा, मसूद अजहर आपके यहाँ रहेगा, लश्कर तैयबा आपके यहाँ, जैश ए मोहम्मद आपके यहाँ, हिजबुल मुजाहिदीन आपके यहाँ। इन सबों को पाल पोस करके हिंदुस्तान में आप खून खराबा करने के लिए भेजेंगे, और फिर आप हमसे उम्मीद करते हैं कि बातचीत भी हो। ये कैसे होगा सर? आप पाल पोस रहते हैं, आप FATF के दायरे में रहते हैं, ग्रे लिस्ट में रहते हैं। आप आतंकवादी संगठनों का साथ देने और दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की खातिर आपकी इमेज इतनी ख़राब है कि आप बार बार FATF की ग्रे लिस्ट में रहते हैं। आतंक को पनाह देकर के हिंदुस्तान से बातचीत कैसे करना चाहते हैं आप? देखिए, जहाँ तक लश्कर तैयबा का ताल्लुक है, जैश का ताल्लुक है, ये तो पाकिस्तान में भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हिजबुल मुजाहिदीन की जहाँ तक बात है, वो तो हिजबुल मुजाहिदीन तो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत एक लेजिटिमेट सर, हाफिज सईद, ऑर्गेनाइजेशन है। मसूद जिस अजहर तरह हमास इंटरनेशनल है, टेररिस्ट जिस हैं, तरह यूनाइटेड हिजबुल्लाह नेशंस है, डिक्लेयर्ड। ये लोग हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और बासित साहब, इंटरनेशनल मुझे भी लॉ सुन में लीजिए। इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्कुल इजाज़त है कि वो आर्म्ड स्ट्रगल भी करें। आप उसको दहशतगर्दी कहते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बासित साहब कह रहे हैं कि वो सब हमारे यहाँ जो है ना बेहतरीन काम करने के लिए हैं, जितने आतंकवादी सरगना हैं। बासित साहब, ये दहशतगर्द भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देते रहेंगे, और आप कह रहे हैं कश्मीर का मसला हिंदुस्तान चाहे तो आगे बढ़ जाए।
हिंदुस्तान की हुकूमत कह चुकी है कि ना हम कश्मीर पर बात करेंगे ना पाकिस्तान से बात करेंगे, हमको पता है कि हमको क्या करना है। वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का है, वो लेना है। और जो विधानसभा कश्मीर की है उसमें उस कब्जे वाले पाकिस्तान की सीटें भी खाली छोड़ी जाती हैं सर। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ ना, कोई सूरत नहीं बनती जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ हल हो नहीं होता, कोई सूरत नहीं बनेगी, दैट इज फॉर श्योर। बाकी हम आप भी अपने आप को धोखा देते रहे, हम भी अपने आप को धोखा देते रहे तो ठीक है, ये मामला इसी तरह ही चलते रहेंगे, इस तरह ही हॉस्टिलिटी रहेगी। असल बुनियादी चीज़ ये है कि भारत बहैसियत एक बिगर कंट्री साउथ एशिया में, क्या वो उसका दिल भी इतना बड़ा है कि वो जम्मू और कश्मीर में आगे बढ़कर इस तनाज़े को हल करे जो पिछले 75 सालों से हमारे ताल्लुक को आगे बढ़ने नहीं देगा? सर एक ही क्या बात की भारत रट में वो लगाए। एक मैग्नानिमिटी है? मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भारत तैयार है, लेकिन सूनर और लेटर लोगों को आप उसकी फ्रीडम को किस हद तक सप्रेस कर सकते हैं, आई डू नॉट नो। एक वक्त आता है, देखिए ना इस वक्त फलस्तीन में क्या हो रहा है, 43,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। क्या वहाँ पे सुकून आ गया, अमन आ गया? नहीं आया। और ये मामला वहाँ भी चलते रहेंगे और कश्मीर में भी चलते रहेंगे। इस वजह से भारत को मेरे ख्याल में इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, ताकि ये मामला किसी तौर आगे चलें और हम एक नॉर्मल अच्छे हमसायों की तरह रहें। यहाँ भी इकनॉमिक कोऑपरेशन हो, कनेक्टिविटी हो, हालात नॉर्मल हो, लेकिन असल बासी जिम्मेदारी साहब, भारत की है। आपके यहाँ दरअसल आप एक ही जगह रुक गए हैं, पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर कश्मीर। और मैं फिर से कहता हूँ कि पीओके ही हिंदुस्तान के लिए मुद्दा है, बात होगी तो पीओके पे होगी। और इसलिए भी है क्योंकि आप हमारे यहाँ देखिए कि डेवलपमेंट का वर्क, G20 की बैठकें जम्मू कश्मीर में होती हैं, सिनेमा घर जम्मू कश्मीर में है, क्रिकेट मैचेस जम्मू कश्मीर में होते हैं, लाल चौक पर रात तक वहाँ जलसा चलता रहता है। हमारे यहाँ डेवलपमेंट वर्क्स है, गांदरबल में आपने आतंकवादी वारदात करवा दिया। तो तरक्की जो है वो हमारे यहाँ बेहतरीन चल रही है, जो कब्जे में है उसको आप छोड़िए, वहाँ आप नर्क मत बनाइए, यही तो हिंदुस्तान कह रहा है। आप पीछे हटिए, रास्ता क्या है? ये तो आपका व्यू पॉइंट है। अगर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हालात इतने ही अच्छे हैं तो फिर वहाँ पे लाखों के हिसाब से वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं? वहाँ पे जो काले कवानीन हैं, चाहे वो UAPA हो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट हो, ये सब एफ्सपा हो, ये सब क्यों हैं? आप लोग डिमिलिटराइज क्यों नहीं करते? आप लोग जो स्टेटहुड है वो क्यों नहीं देते? यूनियन टेरिटरीज में आपने क्यों कर दिया? तो ये जो आपका कहना है ना कि हमारे यहाँ हालात बहुत अच्छे हैं, मुआज़रत के साथ और बड़े अदब के साथ, आप हमारे आज़ाद जम्मू और कश्मीर में मुजफ्फराबाद में या मीरपुर में उस तरह फ़ौजें नहीं घूमती जिस तरह आपके यहाँ श्रीनगर में घूमती हैं। हमें पता है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में कोई ऐसा, और आपको भी मालूम है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हालात नहीं हैं जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। अब आगे रास्ता क्या है? रास्ता देखिए एक ही है। रास्ता मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक को बैक चैनल पे गुफ्तगू करनी चाहिए। ये जो फॉर्मल स्ट्रक्चर डायलॉग है ना, ये अब मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। हमारे दोनों ममालिक की पोजीशंस हैं, बैक चैनल पे डिस्कशन हो और ठीक ठाक डिस्कशन होनी चाहिए। आप भी अपनी बॉटम लाइंस हमारे सामने रखिए, हम भी आपको अपनी बॉटम लाइंस बताएंगे, और फिर सफारतकारी में जिस तरह होता है एक बीच का रास्ता हम इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, जो आपको भी मंजूर हो, हमें भी मंजूर हो और कश्मीरियों को भी मंजूर हो। ऐसा रास्ता निकल सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे और ये पॉलिटिकल विलिंगनेस अगर डिज़ायर होगी तो ये मामला खुद तय हो जाएंगे। लेकिन अगर पॉलिटिकल डिज़ायर ही नहीं है और फ्लेक्सिबिलिटी कंप्रोमाइज़ का कोई इरादा ही नहीं है, बासी फिर तो साहब एक बहुत सवाल मुश्किल है, नहीं ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। आपको कश्मीर दोनों, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, हिंदुस्तान का कश्मीर, दोनों के हालात पता हैं, फिर भी आप सच नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत ने इतनी फोर्सेस क्यों डिप्लॉय की हैं? हमारी जो सरहद है वो म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, एवं के चाइना से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। हमारी फोर्स की तैनाती बाकी जगहों पर नहीं है, जम्मू कश्मीर में क्यों है, या राजस्थान में क्यों है, गुजरात में क्यों है? क्योंकि आप हैं, पड़ोसी आप हैं, हमारी मुसीबत, हमारा सरदर्द आप हैं। आपके चलते हमें तैनाती बढ़ानी पड़ती है, हमें अपने लोगों और अपनी ज़मीन, मुल्क, इन दोनों की हिफाजत करना है, और आप उसमें बहुत बड़ी अड़चन हैं, प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा है।
देखिए, आपकी जो फौजें हैं ना, वो सिर्फ बॉर्डर क्रॉस एलओसी पे नहीं हैं, बल्कि शहरों के अंदर हैं। और जहाँ तक आपने ये जिक्र किया दहशत गर्दी का, हमारे यहाँ भी इश्यूज हैं। कमांडर कुलभूषण जाधव को हमने पकड़ा और दुनिया के सामने हमने डॉसियर्स ही पेश किए। हमें ही मालूम है कि आप किस तरह बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, को लेकर जीआरए हो, बाकी जो टीटीपी हो, किस तरह पाकिस्तान, भारत उनको फंड करता है, किस तरह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग करता है। अभी तो आप कनाडा के हालात देखेंगे आगे क्या होते हैं, यूएसए और भारत के भी हालात, जिस तरीके से आपने पनोन और निजर वगैरह को, निजर को कत्ल करवाया। तो ये बात मत कीजिए, आपका कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। अब भारत आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है इन तमाम मामलात में। और पाकिस्तान में भी जो आप लोगों की इंटरफेरेंस है सी पैक के खिलाफ, बलूचिस्तान के खिलाफ, उसमें भी आप एक्सपोज हो ही जाएंगे इवेंचुअली। तो भारत, ये आप एक नैरेटिव है, आई बासित डू साहब, अप्रिशिएट कि यू आर ट्राइंग कनाडा टू में, रीइंफोर्स पाकिस्तान दैट, में लेकिन ये है कि हिंदुस्तान के दुश्मनों का असल सफाया जो हो मैंने रहा है, पहले तो कहा, कोई ना कोई, असल सर तनाज़े। सुनिए ना सर, कोई ना कोई कर ही रहा है। अगर एलिमिनेशन ऑफ टेररिस्ट है तो सर है ना, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेररिज्म को हम पनाह नहीं देते ना, हम तो एलिमिनेशन में जाते हैं और हम एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम ही कर रहे हैं तो हम अपनी ताकत बता रहे हैं कि हम कहीं भी अपने दुश्मनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन आप दरअसल जो करते हैं सर, वो दुनिया में आतंकवाद को पनाह देते हैं। सर मेरे पास समय की तंगी है बासित साहब, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट सर। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।